मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक अम्लराज और अमलगम की। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अम्लराज और अमलगम को बिल्कुल ही बेसिक तौर पे देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि ये दोनों वर्ड जब आपको आपके एग्जाम में टकरा जाए या इससे मुलाकात हो जाए तो आप इसके बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका सही जवाब दे पाओ। तो आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं किसकी, अम्लराज की। दोस्तों इसको इंग्लिश में हम लोग एक्वारीजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक्वारीजिया भी कहते हैं। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो या तो एक्वारीजिया लिखा हुआ रहेगा या फिर अम्लराज लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। अब दूसरा चीज़, इसको एक और नाम से जाने जाते हैं और ये जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं कि सर ये रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है क्या सर कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे एक्वारीजिया। अम्लराज जो है ये किसके नाम से जाना जाता है? रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि सर ये है क्या, ये तो नाम की बात है लेकिन वास्तव में एक्वारीजिया क्या है, अम्लराज क्या है? तो मेरे मित्र आपको यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या कह रहा है सर, अम्लराज। मतलब क्या हुआ कि इसमें दो वर्ड हैं, एक आपका अम्ल और दूसरा है आपका राज। तो हम लोग कहते हैं इसको अम्लों का राजा। क्या कहते हैं सर? अम्लों का राजा। तो एक बात तो फिक्स है कि सर इसमें क्या होगा, अम्ल होंगे, एसिड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्वारीजिया में क्या होगा, एसिड होगा, अम्ल होगा। अब आप कहेंगे कि सर कौन सा एसिड होता है, तो ध्यान रखेंगे मित्रों क्या कि जो एक्वारीजिया होता है आपका, जिसको हम लोग अम्लराज बोलते हैं या जिसको रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है सर, दो एसिड होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आपका HCl और इसको हम लोग सीधे HCl नहीं बोलते, सांद्र HCl बोलते हैं, कंसंट्रेटेड HCl। तो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और यहाँ पे हमने सांद्र लगा दिया। तो आप सबों को मालूम है कि एसिड, बेस और साल्ट ये तीनों जब तक उसमें पानी ना मिला हुआ हो तब तक अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसीलिए जो आपका सांद्र HCl होता है वो क्या होता है, तो ऐसा अम्ल जिसमें क्या हो सर कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो बट पानी की मात्रा कम हो, उसको हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे सांद्र HCl कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अम्ल है उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा सर कम होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे सांद्र HCl लगाया। तो आपका जो एक्वारीजिया होता है वो सांद्र HCl और सांद्र HNO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में नाइट्रिक अम्ल का भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो आप कहिएगा सर HNO3 होता है। ठीक है। तो एक्वारीजिया जो है वो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। ध्यान में रखेंगे कि ऐसे ही HCl और HNO3 को मिला देने से आपका एक्वारीजिया ना बनेगा, इसका एक फिक्स रेशियो होता है। वो क्या रेशियो होता है कि आपके अम्लराज में, आपके सर अम्लराज में, एक्वारीजिया में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कितना भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग जो है वो नाइट्रिक एसिड का होता है। मतलब क्या कि एक्वारीजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर कि ये अनुपात 3:1 का होता है। क्या होता है सर? 3:1 का होता है। तो अब आप इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात वाले मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, एक्वारीजिया कहते हैं। या आप इसको अदर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर अम्लराज में HCl 3 भाग होगा और नाइट्रिक अम्ल क्या होगा? 1 भाग होगा। मित्रों आपके एग्जाम में कभी कभी ये तो मिश्रण पूछा ही जाता है कि अम्लराज किसका किसका मिश्रण होता है, तो आप कहेंगे HCl और HNO3 का। कभी कभी आपसे अनुपात भी पूछ दिया जाता है तो आप कहेंगे HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 का होता है। ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये है जो आपको आपके माइंड में हमेशा सेट रहना चाहिए, वो ये कि एक्वारीजिया में HCl 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो 1 भाग होता है और ये रेशियो हमेशा फिक्स होता है। तो अगर आपसे कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एक्वारीजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या है, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको
कि अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि सर एक्वारिजिया में अम्लराज में HCl और HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का अनुपात निम्नलिखित में से क्या है, तो जो 3:1 होगा आप उसको क्लियर करेंगे, टिक करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि अम्लराज में HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl का अनुपात क्या है, तो नाइट्रिक एसिड 1 भाग होता है और HCl आपका 1:3 होता है, तो आप लिखेंगे 1:3 का रेशियो है। तो ये दोनों रेशियो से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि अम्लराज में HCl और HNO3, HCl पहले दे रहे हैं तो हमको मालूम है कि HCl 3 भाग होता है और नाइट्रिक एसिड 1 भाग होता है। अगर घुमा के पूछे, ऐसे करके पूछे या ऐसे करके पूछे, कैसे भी पूछेगा आपका आंसर सही होगा। HCl HNO3 का रेशियो 3:1, HNO3 HCl का रेशियो 1:3। अब बात आती है कि चलो सर ये इसका डेफिनेशन हो गया या इस तरह का अम्लराज होता है और इसको अलग नाम से भी जानते हैं, रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका और ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि इसका और ज़्यादा यूज़ अगर हम बात करें तो आपका जो गोल्ड है उसको रिफाइनिंग में किया जाता है, मतलब सोना के परिशुद्धिकरण में कह सकते हैं, सोना के परिशुद्धिकरण में। और फिर याद रखेंगे कि जो आपका एक्वारिजिया है ये सोना एवं प्लेटिनम दोनों को घुलाने का सामर्थ्य रखता है, दोनों को घुलाने का सामर्थ्य रखता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है मेरे मित्र। क्या क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस में सोना एवं प्लेटिनम पूरी तरह से घुल जाते हैं, तो अम्लराज में एक्वारिजिया में सोना और प्लेटिनम क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है। मित्रों अगर आपको आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधे सीधे एक्वारिजिया में कौन कौन से अवयवी अम्ल हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसका अनुपात पूछा जा सकता है, ये दोनों ही तरीका से। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि सोना एवं प्लेटिनम दोनों निम्नलिखित में से किस में घुल सकते हैं, या प्लेटिनम निम्नलिखित में से किस में घुल सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर, अम्लराज कहेंगे, एक्वारिजिया कहेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर अम्लराज और अमलगम दोनों में सर समानता दिख रही है, एक को अम्ल बोल रहे हैं और एक को अमल बोल रहे हैं, समानता आपको सिर्फ बोलने में लग रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये अम्ल लिखा हुआ है जबकि ये अमल लिखा हुआ है। अब ये अमलगम क्या होता है, इसको इंग्लिश में भी हम लोग क्या लिखते हैं सर, ऐसे ही लिखते हैं, अमलगम ही लिखते हैं। और क्या कहते हैं कि जब आपका पारा Hg किसी अन्य धातु के साथ घुल जाता है तब उसके घुलने से जो नया पदार्थ मिलता है उसी को हम लोग अमलगम कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा अमलगम के बारे में कि जब आपका पारा जो है, जिसको हम लोग Hg बोलते हैं, जिसका लैटिन नाम हाइड्रागिरम होता है, जिसको मरकरी भी बोला जाता है, ये जब किसी अन्य धातु के साथ घुल जाता है तो पारा और अन्य धातु के घुलने से जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। दोस्तों इसका भी आपके डेली लाइफ में बहुत ही उपयोग होता है और इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले इसको इरेज करते हैं और फिर अमलगम का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब बात कर ले हम लोग अमलगम की, तो सीधे सीधे इसका परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं सर, इसका परिभाषा कह सकते हैं कि पारा का किसी अन्य धातु के साथ मिल करके धातुई घोल तैयार करना क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। और मैंने वही डेफिनेशन आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि पारा Hg अन्य धातुओं के साथ घुलकर धातुई घोल बनाता है जिसे हम लोग अमलगम कहते हैं, जबकि अम्लराज क्या होता है, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे इसके परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में आपका Hg का क्या पूछ लिया जाता है सर, तो परमाणु संख्या पूछ लिया जाता है। तो आप कहेंगे सर 80 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है सर, 80। और जब आपसे इसका परमाणु भार पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 200.59 यूनिट होता है इसका, एटॉमिक मास यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं। या दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं Hg 80 और ये 200, ये आपका क्या होता है, पारा का परमाणु संख्या हो जाता है और ये परमाणु भार हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कभी अगर इसका लैटिन नेम पूछ लिया जाए तो कहेंगे हाइड्रागिरम, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप इसको याद रख सकें, क्या, हाइड्रागिरम। और पारा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मरकरी भी कहते हैं।
अब आप पारा तो समझ रहे होंगे, पारा जब किसी अन्य धातु के साथ मिलेगा तो धातुई घोल तैयार करेगा, इसको हम अमलगम कहते हैं। इसके बारे में आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या कि पारा को जो है वो कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, तो लोहा के पात्र में, मतलब लोहे से जो बने बर्तन होते हैं उसमें पारा को स्टोर करके रखा जाता है। तो इसलिए रखा जा सकता है कि सर लोहा जो है पारा में नहीं डिसॉल्व होता है, नहीं घुलता है। मतलब क्या कि पारा और लोहा एक दूसरे के साथ नहीं घुल पाते हैं, इसीलिए पारा को, मरकरी को किस में रखा जाता है, लोहा में रखा जाता है, सॉरी लोह पात्र में रखा जाता है, आयरन के बर्तन में रखा जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग जनरेटर का ट्यूबलाइट, अभी तो हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं तब ट्यूबलाइट कहते हैं, जब छोटे से बचपन में थे तो क्या कहते थे, मरकरी कहते थे, क्योंकि आम बोलचाल भाषा में हम लोग मरकरी सुनते थे उसको बोलते हुए, तो हम लोग भी रिपीट करते थे। मरकरी बोलते थे तो वो भी हम सही ही बोलते थे। क्यों सर? क्योंकि आपका जो ट्यूबलाइट होता है तो आप सबों को पता है कि इसमें अक्रिय गैस आर्गन भरा जाता है, लेकिन उसमें उस आर्गन के साथ साथ मरकरी वाष्प भी भरा जाता है, मतलब पारा का वाष्प भी भरा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आप जो ट्यूबलाइट को पहले मरकरी बोलते थे तो आप सही ही बोलते थे, क्योंकि ट्यूबलाइट में जो है आर्गन गैस तो भरी ही रहती है, उसके साथ साथ पारा का भी क्या होता है, वाष्प भरा हुआ रहता है। तो ये भी आपका पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अपने माइंड में सेट करके रख सकते हैं। अब आपके एग्जाम में बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि सर निम्नलिखित में से क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर कि पारा को क्विक सिल्वर बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट बात आती है सर, आप ये भी याद रखेंगे आप अपने एग्जाम के लिए कि बैरोमीटर में पारे का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना स्वच्छ मौसम या आप कह सकते हो तूफान के बारे में, इस दोनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे जब आप अमलगम पढ़ रहे हैं तो आपका पारा और चांदी का जो अमलगम होता है, पारद और चांदी, पारा को हम लोग पारद के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि पारा को पारद के नाम से भी जानते हैं। तो पारा और चांदी के मिश्रण का उपयोग किस में किया जाता है सर, तो दांतों के कैविटी को भरने के लिए किया जाता है। दांतों के कैविटी मतलब क्या, दांत में जो छिद्र हो जाता है, होल हो जाता है, उसके लिए हम लोग लेते हैं। तो पारा और चांदी का उपयोग क्या करते हैं सर, दांतों के कैविटी को भरने के लिए भी करते हैं। तो अगर अब आपसे कहीं भी अमलगम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, अमलगम पारा का किसी अन्य धातु के साथ घुलकर धातुई घोल तैयार करना क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। अमलगम में आपका एक अवयव जो है वो पारा जरूर ही होगा। पारा को लोहा के बर्तन में रखते हैं इसीलिए क्योंकि लोहा जो है पारा में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। आपके ट्यूबलाइट में मरकरी का वाष्प, पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है, तो पारा का उपयोग ट्यूबलाइट में भी होता है। साथ ही साथ जो दांत में होल हो जाते हैं, कैविटी हो जाते हैं, छिद्र हो जाता है, तो उसको भरने के लिए पारद और चांदी के अमलगम का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो पारा है उसको हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है सर, 200.59 यूनिट, और हम लोग इसको AMU के नाम से जानते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा जानकारी और ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसके जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरे ख्याल से अब इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।